हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हो भुगतान शेष खाता। भुगतान शेष खाता। ओके, तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा न्यू चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, क्लास 12 इकोनॉमिक्स। फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला पहले ड्रॉ कर लेते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का जो डिफरेंसेज हो, यानी कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से सामान को खरीदती है, मतलब इंपोर्ट करती है, या जब एक कंट्री दूसरे कंट्री में सामान सेल करती है, यानी कि एक्सपोर्ट करती है। तो एक कंट्री का जितना भी गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा है, जितना भी गुड्स का इंपोर्ट हो रहा है, उस डिफरेंस को हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है बच्चों? बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड द वैल्यू ऑफ इट्स इंपोर्ट्स ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। यानी कि एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान एक कंट्री जितना भी गुड्स का एक्सपोर्ट करती है और एक कंट्री जितना भी गुड्स का इंपोर्ट करती है, उनके बीच के अंतर को क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बच्चों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किन चीज़ों का होता है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता है वो गुड्स का होता है। गुड्स का मतलब बच्चों फिजिकल गुड्स। अब फिजिकल गुड्स किसको कहते हैं? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जैसे मशीन हो गया, आपका क्लोथ हो गया, सीमेंट हो गया, इन सब का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ये सब फिजिकल गुड्स है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? तो जितने भी फिजिकल आइटम्स होते हैं, सारे फिजिकल आइटम्स का सारा एक्सपोर्ट अमाउंट और उसी विजिबल आइटम्स का सारा इंपोर्ट अमाउंट, इसको बीच को इन दोनों को क्या कर दो, इन दोनों का बीच का डिफरेंस निकाल लो, वही कहलाएगा आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में का मतलब क्या हो गया, एक्सपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स। ठीक है। और बच्चों एक्सपोर्ट तो समझते हो, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री सामान बेचा जा रहा है उसे हम लोग एक्सपोर्ट कहेंगे। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से सामान परचेज कर रहा है उसे हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज रिलेटेड टू ओनली विजिबल आइटम्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो कौन से गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो जो विजिबल आइटम्स है, जो फिजिकल गुड्स है। फॉर एग्जांपल जैसे मशीन हो गया, सीमेंट हो गया, कपड़ा हो गया। और एक और आप लोग को ध्यान देना है कि जब एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट से अधिक हो, यानी कि व्हेन एक्सपोर्ट इज़ ग्रेटर दैन इंपोर्ट, तब कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा, जिसे हम लोग सरप्लस ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका सरप्लस में कब आएगा, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से अधिक हो। और वही इसका रिवर्स कर लो कि जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से अधिक होगा तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका क्या होगा, डेफिसिट में आएगा। यानी कि जब एक्सपोर्ट आपका इंपोर्ट से कम हो तब कह सकते हो कि आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, डेफिसिट में। तो इसमें कीवर्ड क्या क्या है बच्चों? एक कीवर्ड है डिफरेंस, एक कीवर्ड है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस। और किस चीज़ों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, तो विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स मतलब फिजिकल गुड्स, जैसे मशीन, क्लोथ, सीमेंट। और बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में भी हो सकता है और डेफिसिट में भी हो सकता है। सरप्लस में कब होगा, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से अधिक हो, और डेफिसिट में कब होगा, जब इंपोर्ट अधिक हो एक्सपोर्ट से। ठीक है। तो ये था बैलेंस ऑफ ट्रेड बच्चों। अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो आप लोग इतना लिख दोगे, काफ़ी है। नेक्स्ट, अब इससे बच्चों एमसीक्यू भी निकालता है, आपका दे देगा सरप्लस, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में कब होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में कब होता है, फिजिकल गुड्स में क्या क्या आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो बच्चों बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। और इसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, तो एक स्पेसिफिक पीरियड में एक कंट्री बाकी कंट्रीज़ के साथ जो भी लेन देन करती है, जो भी ट्रांजैक्शन करती है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, वो सारे ट्रांजैक्शंस को हम जिस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं उसे हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट।
तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या है बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं? तो जितने भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज है, और उन गुड्स एंड सर्विसेज का एक कंट्री का बाकी कंट्रीज़ के साथ जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है, वो सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। बाकी कंट्रीज़ का मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे इंडिया मान लो ले लो, तो इंडिया को छोड़कर जितने भी कंट्रीज है वो क्या हो जाएंगे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया बाकी अदर कंट्रीज़ के साथ, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स करती है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, उसको हम लोग एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। उससे हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज अ comprehensive रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स between residents of a country and the rest of the world over a specific period or over a particular period। फॉर एग्जाम्पल या तो क्वार्टरली होगा या ईयरली होगा। तो एक पार्टिकुलर पीरियड के दौरान एक कंट्री का बाकी सारे कंट्रीज़ के साथ, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, वो सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग इसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अब इसमें बच्चों क्या क्या आ रहा है नेक्स्ट? इट इंक्लूड्स ऑल पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंशियल ट्रांसफ़र। मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज पे आप पेमेंट करते हो, या जितने भी आपका कैपिटल ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, चाहे उसका पेमेंट हो गया या चाहे उसका रिसिप्ट हो गया, सारे पेमेंट रिसिप्ट्स को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे कि एक्सपोर्ट। तो हम अगर गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं, गुड्स का एक्सपोर्ट करने का मतलब कि हमने, जैसे मान लो इंडिया क्या करती है, टी जो है बाकी देशों को बेचती है, तो यहाँ पे टी का क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इस ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। इंपोर्ट क्या करती है? फॉर एग्जांपल ले लो पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम इंपोर्ट कर रही है, तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है इसको भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। सर्विस का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। जैसे कि मान लो इंडिया का कोई स्टूडेंट यूएसए में जाकर पढ़ाई कर रहा है, तो कह सकते हैं कि इंडिया क्या कर रही है? सर्विस इंपोर्ट कर रही है। या दूसरे देश के लोग इंडिया में आकर पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम लोग इंडिया क्या कर रहा है? सर्विस एक्सपोर्ट कर रहा है। तो सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या जितने भी कैपिटल ट्रांजेक्शन्स होते हैं या कैपिटल रिसीव्ड, कैपिटल पेमेंट एक कंट्री का बाकी कंट्री के साथ, तो सारे ट्रांजेक्शन बोले तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, जो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाया जाता है। और इसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? तो एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो। और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में क्या आएगा? जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और कैपिटल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कैपिटल ट्रांजेक्शन में जैसे ले लो, मान लो जैसे ए एक कंट्री है और बी एक कंट्री है, तो ए क्या कर रहा है? बी से लोन ले रहा है, ठीक है। या ए कंट्री है, बी एक कंट्री है, ए कंट्री क्या कर रही है? बी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट कर रही है। तो ये सारे कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं, इनको भी हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि पार्टिकुलर पीरियड के दौरान एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी ट्रांजेक्शन्स करती है, तो सारे को हम लोग इसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो इससे क्वेश्चन क्या आएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? लिख दोगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको तो रिकॉर्ड करते ही हैं, कैपिटल ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड करता है। आगे पढ़ोगे बच्चों और डिटेल में। नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या विशेषताएं होती है? तो एक तो हो गया आपका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सीधा सीधी क्या कहता है कि एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, जिसमें हम लोग एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है, वो सारे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं। और ट्रांजेक्शन में क्या क्या इंक्लूड होगा? तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये सारे ट्रांजेक्शन्स का जो एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हुआ हो एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान, उसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बच्चों क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना, डिटेल वाइज रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट,
बैलेंस ऑफ पेमेंट का नेक्स्ट फीचर है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाया जाता है। जैसे हम लोग अकाउंट्स बनाते थे ना, वाले अकाउंट्स बनाते हैं तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 ये आपका फिक्स पीरियड हो गया। आप अकाउंट्स मान लो इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए बना रहे हो, उसी तरह बैलेंस ऑफ पीरियड जो बनाया जाता है वो भी एक फिक्स पीरियड के लिए बनाया जाता है। ठीक है, जैसे 1 साल हो गया, बिल्कुल अकाउंटिंग पीरियड के आधार पर ही बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बनाया जाता है। थर्ड है बच्चों, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? कम्प्रहेंसिवनेस है। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में केवल बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि वाइड रेंज ऑफ ट्रांजेक्शन। सीधा सीधे समझो, जैसे इसके पहले हम लोग पढ़े थे बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल फिजिकल गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को ही हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है कि गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो रिकॉर्ड करते ही हैं, सर्विसेज का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। साथ में जो कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और ट्रांजेक्शन किनके साथ हो रहा है? एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इसलिए बच्चों कम्प्रहेंसिव होता है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट कैप्चर्स अ वाइड रेंज ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि इसमें केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ही रिकॉर्ड नहीं करते हैं और भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि एक देश, मान लो 2 कंट्री है ए और बी। एक कंट्री का एक ट्रेडर दूसरे कंट्री में पैसा इन्वेस्ट किया, दूसरे कंट्री का ट्रेडर एक कंट्री से क्या किया, एक कंट्री के ट्रेडर से लोन लिया। तो ये जो भी ट्रांजेक्शन, चाहे वो कैपिटल नेचर के हो, करेंट नेचर के हो, सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि वाइड रेंज ऑफ ट्रांजेक्शन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कम्प्रहेंसिवनेस। ठीक है, यानी देखो यहाँ लिखा है बट अल्सो बैलेंस ऑफ पेमेंट में केवल गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन हो गया, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र हो गया। जैसे कि मान लो एक कंट्री दूसरे कंट्री को इकोनॉमिक सपोर्ट कर रही है, सुविधाएं प्रोवाइड करवा रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, कैपिटल ट्रांजेक्शन्स हो गया, ये सारे नेचर के ट्रांजेक्शन्स को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? कम्प्रहेंसिव होता है। ठीक है, फोर्थ फीचर है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री का मतलब बच्चों, जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको 2 एस्पेक्ट्स में दिखाते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी वही चीज़ है, एक हम डेबिट दिखाएंगे और एक हम क्रेडिट दिखाएंगे। यानी जो भी ट्रांजेक्शन हो, सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग 2 साइड दिखा देते हैं। डेबिट का मतलब होता है पेमेंट साइड, क्रेडिट का मतलब हो गया रिसिप्ट, यानी कि सारे रिसिप्ट्स को क्रेडिट साइड और पेमेंट्स को हम लोग डेबिट साइड दिखाते हैं। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का है। इसको ऐसे भी उल्टा भी करके लिख सकते हो, इधर क्रेडिट इधर डेबिट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रिकॉर्डेड यूजिंग अ डबल एंट्री बुक सिस्टम, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो भी ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, कौन से ट्रांजेक्शन का मतलब, कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं? तो एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो ट्रांजेक्शन होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। किस आधार पे रिकॉर्ड करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको 2 बार रिकॉर्ड करेंगे, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। डेबिट का मतलब यहाँ पे पेमेंट है, क्रेडिट का मतलब आपका रिसिप्ट है। जैसे देखो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? एक कंट्री दूसरे कंट्री में सामान बेच रही है, तो सामान बेच रही है तो फॉरेन करेंसी क्या हो रहा है? रिसिप्ट हो रहा है बच्चों, तो ये क्रेडिट में आ जाएगा। और वही इंपोर्ट अगर करते हैं तो इंपोर्ट करेंगे तो पैसे का फ्लो क्या हो? पैसे का आउटफ्लो हो रहा है, मतलब वो डेबिट में दिखा देंगे, पेमेंट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है सेल्फ बैलेंस्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट का नेक्स्ट फीचर क्या है? सेल्फ बैलेंस, मतलब कि थ्योरेटिकली अगर कहना चाहो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट शुड ऑलवेज बैलेंस टू जीरो, मतलब हर ट्रांजेक्शन को हम लोग डेबिट और क्रेडिट में दिखाते हैं, तो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? वो सेल्फ बैलेंस हो जाता है, क्योंकि हम कौन से सिस्टम पे बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं? डबल एंट्री सिस्टम पे। तो यही रीज़न है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? सेल्फ बैलेंस होता है। ठीक है, और अगर कुछ डिफरेंसेज आ जाते हैं जैसे सरप्लस या डेफिसिट, तो इसका मतलब कि ये जो डिफरेंसेज आ रहा है क्यों आ रहा है? तो कुछ गलतियाँ हुई होगी, कुछ ट्रांजेक्शन्स आपके छूट गए होंगे जिसको आप रिकॉर्ड नहीं किए होंगे। इस कारण क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी कभी बैलेंस नहीं होता है। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में देखा जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? हमेशा बैलेंस रहेगा, मतलब जीरो रहेगा, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन को हम लोग 2 साइड दिखा देते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और अगर डिफरेंसेज है तो कुछ रीजन के कारण डिफरेंसेज हो रहा है, मतलब कि एरर्स हो सकते हैं,
आप कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किए होंगे। और ये जो डिफरेंस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सरप्लस या डेफिसिट, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है बच्चों, सेल्फ बैलेंस है। क्यों? क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के आधार पे बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाया जाता है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंसेज। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में कुछ डिफरेंसेज होता है तो उसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। उस एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे ताकि वो डिफरेंसेस को बैलेंस किया जा सके, डिफरेंसेस को जस्टिफाई किया जा सके। तो व्हेन इम्बैलेंसेज अकर, इम्बैलेंसेज का मतलब या तो डिफिसिट हो सकता है या सरप्लस हो सकता है। तो इसके लिए क्या करती है, अलग अलग तरीका यूज करती है डिफरेंसेस करने का, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस अगर होता है तो रिक्वायरमेंट है कि आप क्या कर लो, एडजस्टमेंट कर लो। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंसेस को एडजस्ट किया जाता है। तो टोटल बच्चों 6 फीचर हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, कंप्रहेंसिवनेस, डबल एंट्री सिस्टम, सेल्फ बैलेंस्ड और एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंस। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट और फीचर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट या स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या कंपोनेंट है, या कह सकते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं। तो 2 अकाउंट बनेगा बच्चों, एक करेंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो इन्हीं दोनों अकाउंट्स को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट क्या होता है बच्चों, तो एक लाइन तो आप लोग को याद हो गया कि करेंट अकाउंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक कंपोनेंट है। एग्जाम में मान लो भूल गए तो एक लाइन तो लिख ही दोगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, सॉरी करेंट अकाउंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक कंपोनेंट है। अब करेंट अकाउंट के बारे में डिफाइन करते हैं तो कैसे करेंगे, करेंट अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर। यानी बैलेंस करेंट अकाउंट क्या है बच्चों, बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक कंपोनेंट है या वाई अकाउंट, जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को और साथ में यूनिलैटरल ट्रांसफर को। यानी कौन कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, तो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट और गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट, साथ में यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। ये 3 ट्रांजेक्शन्स को या 3 नेचर के ट्रांजेक्शन को हम लोग करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अब बच्चों एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो इंडिया से टी जो है यूएसए में बेचा जा रहा है तो एक्सपोर्ट हो गया बच्चों। इंपोर्ट क्या हो गया, इंडिया क्या कर रही है, पेट्रोलियम खरीद रही है, किससे, मान लो ईरान से खरीद रही है, ये इंपोर्ट हो गया बच्चों। तो ये तो गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया। गुड्स का मतलब विजिबल आइटम जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, फिजिकल गुड्स। सर्विसेज मतलब इनविजिबल आइटम्स बच्चों, इनविजिबल आइटम्स। तो सर्विसेज का एक्सपोर्ट क्या होगा, जैसे कि मान लो इंडिया का कोई, जैसे कोई इंडियन ले लो, वो मान लो यूएसए में घूमने गया तो क्या कर रहा है, ट्रेवलिंग का खर्चा हो रहा है ना, ये ट्रेवलिंग का खर्चा इंडिया कहाँ कर रही है, इंडिया कर रही है यूएसए में। तो ये हो गया आपका सर्विसेज का क्या किया, इंपोर्ट किया गया। भाई उल्टा ले लो, यूएसए का अगर कोई सिटीजन इंडिया में घूम रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, सर्विसेज का एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि ट्रेवलिंग का खर्चा वो इंडिया में कर रहा है। तो इसको कहते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो सर्विसेज का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसको भी हम लोग करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र का मतलब बच्चों 1 वे ट्रांसफ़र, या कह सकते हो 1 वे पेमेंट और 1 वे रिसिप्ट। फॉर एग्जांपल ले लो, अगर मान लो हम जैसे इंडिया क्या कर रही है, दूसरे कंट्री में आर्थिक सहायता कर रही है या गिफ्ट दे रही है, तो गिफ्ट दे रही है तो ये एक तरफा है, क्योंकि बदले में आप उससे कुछ कंसिडरेशन नहीं मांगोगे। तो ये आपका हो गया 1 वे। जैसे कि आप लोग हाल फिलहाल में सुने होंगे तुर्की में भूकंप आया था, तो हर देश क्या किया था, तुर्की को कुछ न कुछ एड्स भेजे थे, कुछ न कुछ आर्थिक सहायता भेजा था। तो बदले में कुछ डिमांड किया था, क्या इसको क्या कहेंगे, गिफ्ट देना, हेल्प करना। तो वही चीज़ है यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। 1 वे ट्रांसफ़र मतलब कि हम किसी, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो बदले में उससे कुछ डिमांड नहीं करते हैं, बदले में उससे हम कंसिडरेशन हमको नहीं मिलता। तो यही हो गया बच्चों यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। यानी कि एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी यूनिलैटरल ट्रांसफ़र है, मतलब या तो 1 वे पेमेंट होगा या 1 वे रिसिप्ट हो। यानी कि या तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमें गिफ्ट मिला या हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या किए, गिफ्ट दिए।
तो ये यूनिलैटरल ट्रांसफ़र को हम लोग क्या करते हैं, करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो करेंट अकाउंट वह अकाउंट है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट और यूनिलैटरल ट्रांसफ़र को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरे वर्ड में कह सकते हो, करेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस। गुड्स एंड सर्विसेज का तो एक कंट्री बाकी कंट्री के साथ जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर रही है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है, इनकम, जितने भी करेंट ट्रांसफ़र हो गए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, ये सारे क्या हैं, ये सारे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इट प्राइमरली फोकस ऑन ट्रांजेक्शन दैट डू नॉट क्रिएट फ्यूचर ऑब्लिगेशन। बच्चों ये उधारी इसमें नहीं होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, करेंट अकाउंट में प्रेजेंट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि करेंट अकाउंट में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा जो फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करे, फ्यूचर में लायबिलिटी क्रिएट नहीं करे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का फर्स्ट कंपोनेंट आपका करेंट अकाउंट। सारे लाइन को अच्छे से पढ़ लोगे। अब अगला टॉपिक है करेंट अकाउंट का कंपोनेंट, मतलब कि क्या क्या करेंट अकाउंट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या हम लोग आइटम्स लेते हैं। तो करेंट अकाउंट में बच्चों हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवल, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस। इसका क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। सर्विस मतलब इनविजिबल आइटम्स। तो कुछ कंपोनेंट है बच्चों करेंट अकाउंट का, बहुत सारे होते हैं, आपको इतना याद रखना है आपके सिलेबस के हिसाब से। तो करेंट अकाउंट का कंपोनेंट में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले आता है कि विजिबल आइटम्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। टोटल 5 कंपोनेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, इसका मतलब हो गया कि जितने भी फिजिकल गुड्स है, टेंजेबल गुड्स है, तो ये अलग अलग कंट्री के बीच, उसको हम लोग फिजिकल गुड्स तो समझ गए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब हो गया कि एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज नहीं, गुड्स का या फिजिकल गुड्स का जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसको हम लोग करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, इम्पोर्टेंट लाइन है, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। जैसे कि मान लो सामान बनाए अपने देश में और दूसरे देश में बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होगा, अपने देश में सामान बना और दूसरे देश में बेच रहे हैं। जैसे कार हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मशीनरी हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो गया। तो एक्सपोर्ट को हम लोग करेंट अकाउंट में कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं बच्चों। और एक्सपोर्ट एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता, फ्यूचर लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता। तो इसको कहाँ दिखा देंगे बच्चों, क्रेडिट साइड दिखा देंगे, रिसिप्ट है। इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स का मतलब क्या हो गया कि दूसरे देश में सामान बना है और हम उसको खरीद रहे हैं, तो सामान मेरे यहाँ आ रहा है, तो सामान आ रहा है तो पेमेंट जा रहा है ना बच्चों। तो ये बच्चों आपको कहाँ दिखा देंगे, डेबिट साइड दिखा देंगे। तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, करेंट अकाउंट में, डेबिट साइड। तो एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स को करेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं और इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स को करेंट अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्स्ट आपका कंपोनेंट हो गया करेंट अकाउंट का। सेकेंड है यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, जिसको सेकेंडरी इनकम भी कहा जाता है। इसको हम लोग करेंट ट्रांसफ़र भी कहते हैं और ये वन वे ट्रांसफ़र है, चाहे वो पैसे का हो, गुड्स का हो, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक रिटर्न नहीं मिलता एक्सचेंज के बदले में। मतलब अगर आप किसी को एड्स दे रहे हो, किसी को कुछ भी गिफ्ट दे रहे हो, तो बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये वन वे ट्रांसफ़र है। एग्जाम्पल पे ले लो, जैसे रेमिटेंस सेंड बाय माइग्रेंट वर्कर टू देयर फैमिलीज इन देयर होम कंट्रीज। ठीक है, जैसे विदेश, मान लो कोई फॉरेन में कोई वर्कर है और इंडिया का वर्कर है, तो इंडिया में फॉरेन कंट्री की तरफ से क्या मिल रहा है, कुछ सहायता मिल रहा है, कुछ रेमिटेंस मिल रहा है। तो ये वन वे है, बदले में फॉरेन कंपनी को कुछ कंसिडरेशन नहीं मिलेगा। ये बच्चों आपका यूनिलैटरल ट्रांसफ़र है। अब जो भी रिसिप्ट होगा उसको हम कहाँ रख देंगे, डेबिट साइड रख देंगे। जैसे कि मान लो अगर इंडिया क्या कर रही है, तुर्की को फाइनेंशियली हेल्प किया, जैसे उसको मान लो जैसे एड्स प्रोवाइड किया, तो वन वे ट्रांजैक्शन हुआ ये, तो ये एक तरह का पेमेंट हुआ, तो इसको हम कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है ना। लेकिन वही अगर कोई हमें एड्स प्रोवाइड कर रहा है तो हम रिसीव कर रहे हैं, तो कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट साइड दिखा देंगे। तो यहाँ पे बच्चों एक इम्पोर्टेंट लाइन, दीज आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट व्हेन द कंट्री रिसीव्स ट्रांसफ़र। अगर हम यूनिलैटरल ट्रांसफ़र रिसीव करते हैं, अगर हम इंडिया से देखें, अगर हम
यूनिलैटरल ट्रांसफ़र रिसीव करते हैं तो उसको करेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, और अगर हम यूनिलैटरल ट्रांसफ़र दूसरे कंट्री को पे कर रहे हैं तब उसको कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, डेबिट साइड। तो सेकेंड कंपोनेंट हो गया। थर्ड है बच्चों ट्रेवल ऑन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवल। एक तरह का सर्विसेज है, मतलब इनविजिबल आइटम्स। तो बच्चों ट्रेवलिंग पे आप लोग देखते होंगे, टूरिस्ट जो होता है या ट्रेवलर जो होता है वो क्या होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री घूमते हैं तो खर्चा करते हैं। तो ट्रेवल सर्विसेज पे जो खर्चा होगा उसको दो भागों में दिखा सकते हो, या जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है एक तो एक्सपोर्ट होगा या इंपोर्ट होगा। जब एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी इन्वॉल्वमेंट होगा वो बच्चों इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहलाता है। एक्सपोर्ट ऑन ट्रेवल सर्विसेज का मतलब क्या हो गया कि फॉरेन टूरिस्टर क्या हो गया, इंडियन कंपनी में है और इंडिया में खर्चा कर रहा है, तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसको हम कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट साइड। और इंपोर्ट ऑफ ट्रेवल सर्विसेज का मतलब कि हम इंडिया के लोग यूएसए जाकर घूम रहे हैं और वहाँ खर्च कर रहे हैं ट्रेवल पे, तो ये आपका क्या हो गया, इंपोर्ट। इसको हम कहाँ दिखा देंगे, डेबिट साइड दिखा देंगे। बस बच्चों थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, समझने की देर है, एक बार अच्छे से सुनोगे समझ में आ जाएगा या रीड करोगे। फोर्थ नंबर है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट भी बच्चों इसमें भी दो भाग कर देते हैं, एक एक्सपोर्ट और एक इंपोर्ट। ट्रांसपोर्ट तो आपको पता है, ट्रांसपोर्ट का मतलब यहाँ पे कौन से ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, चाहे गुड्स का हो या पब्लिक का हो या सर्विसेज का हो, ठीक है। जैसे कि शिपिंग सुने हो गए, एयर फ्राइट, हवाई जहाज, पोर्ट हैंडलिंग। अब इसका भी दो तरह का ट्रांजेक्शन होगा, एक्सपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ ट्रांस। एक्सपोर्ट को कहाँ रख देंगे, एक्सपोर्ट मतलब रिसिप्ट होगा, क्रेडिट साइड। और इंपोर्ट को कहाँ रख देंगे, इंपोर्ट मतलब पेमेंट कर रहे हो, डेबिट साइड। आप ट्रांसपोर्ट परचेज, इंपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट परचेज कर रहे हो तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, डेबिट। और एक्सपोर्ट मतलब कि आप ट्रांसपोर्ट ने आपने सेल किया, तो सेल किया तो रिसिप्ट होगा, कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट साइड। नेक्स्ट कंपोनेंट है करेंट अकाउंट का, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी बच्चों सर्विसेज है। अगर इंश्योरेंस सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि पैसा रिसिप्ट हो रहा है, क्रेडिट करेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। और इंश्योरेंस सर्विसेज का पेमेंट कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम पेमेंट कर रहे हो, तो ये तुम कहाँ दिखा दोगे, डेबिट साइड दिखा दोगे, ठीक है ना। एक्सपोर्ट ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज का मतलब कि जब डोमेस्टिक इंश्योरर के द्वारा फॉरेन, जब मान लो एग्जाम्पल ले लो ऐसे, इसको बढ़िया से आराम से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है, एक इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है, और एक मान लो मिस्टर जॉन नाम का एक पर्सन है जो अमेरिकन है। तो ये क्या किया, इस कंपनी में अपना इंश्योरेंस करवाता है। तो बच्चों ये हो गया एक्सपोर्ट ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज। और एक मान लो यूएसए का इंश्योरेंस कंपनी है, और एक इंडिया का एक पर्सन ले लो जैसे मोहित। तो मोहित क्या कर रहा है, इस कंपनी में अपना इंश्योरेंस करवा रहा है, तो ये हो गया इंपोर्ट ऑफ इंश्योरेंस। जब फॉरेनर अपने देश के कंपनी में इंश्योरेंस करवाता है तो हो गया आपका एक्सपोर्ट। और जब अपने देश के लोग फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी में अपना इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसको क्या कहेंगे, आपका इंपोर्ट। अब समझ में आया ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंश्योरेंस सर्विस का। एक्सपोर्ट को क्रेडिट साइड दिखा देंगे, इंपोर्ट को कहाँ दिखा देंगे, डेबिट साइड। तो ये था बच्चों आपका करेंट अकाउंट का कंपोनेंट। तो हम लोगों ने पढ़ा करेंट अकाउंट के बारे में। करेंट अकाउंट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, हमने 5 पढ़े, अब 5 पढ़ लोगे काफ़ी है। नेक्स्ट है बच्चों कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, या कह सकते हो 2 अकाउंट्स ओपन होते हैं, एक करेंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट, सेकेंड कंपोनेंट। तो कैपिटल अकाउंट में भी तो हम लोग रिकॉर्ड ही करते हैं, जिस तरह करेंट अकाउंट में हमने जिस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। कौन कौन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, विजिबल और इनविजिबल आइटम्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और यूनिलैटरल ट्रांसफ़र का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसको हम लोग करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए। और ट्रांजैक्शन किन के बीच हो रहा है, तो एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। सेम बच्चों कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, तो एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन ध्यान देना है कि ऐसे ट्रांजैक्शन को कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जिससे एसेट्स और लायबिलिटीज़ में क्या हो जाए, चेंजेज हो जाए। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो एक ले लो कंट्री ए और एक कंट्री ले लो बी।
अब ए कंट्री क्या कर रहा है, बी कंट्री से लोन लिया, मान लो 10,000 करोड़ का। ए कंट्री बी कंट्री से कितने का लोन लिया, 10,000 करोड़ का। अब बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना है, इस ट्रांजैक्शन का नेचर पहचानना है। ये ट्रांजैक्शन क्या है, नॉन रेकरिंग ट्रांजैक्शन है, मतलब कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन। अकाउंट्स में पढ़े हो ना, नॉन रेकरिंग, जो कभी कभी होने वाला ट्रांजैक्शन है, कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है। और इस ट्रांजैक्शन के होने से क्या होगा, एसेट्स और लायबिलिटीज हमारा क्या होगा, चेंज होगा, या एसेट्स और लायबिलिटीज का स्टेटस चेंज होगा। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इस तरह का जो ट्रांजैक्शन होता है उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स कैपिटल ट्रांसफर्स, यानी कि बी से ए ने क्या किया, लोन लिया, एंड एक्विजिशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ नॉन प्रोड्यूस नॉन फाइनेंशियल एसेट। अब ऐसे भी हो सकता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री में क्या कर रहा है, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है इनकम के पर्पज से। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन भी आपके जो कैपिटल नेचर के होते हैं, एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के दौरान, एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, ये सारे ट्रांजैक्शन को हम लोग इसमें रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट में। और ये ट्रांजैक्शन क्या करता है, कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज़ को अफेक्ट करता है। इट इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन दैट इफेक्ट द ओनरशिप ऑफ एसेट्स, या कह सकते हो एसेट्स और लायबिलिटीज़ का स्टेटस इफेक्ट होता है। वो ट्रांजैक्शन को हम लोग कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। अब बच्चों ट्रांजैक्शन जब बोले तो ट्रांजैक्शन का मतलब एक्सचेंज होता है, दो लोगों के बीच में होता है। यहाँ पे एक्सचेंज किसके किसके बीच हो रहा है, एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, जैसे इंडिया का यूएसए के साथ, इंग्लैंड के साथ, जापान के साथ, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट समझ गए, ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंपोनेंट है। अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब इसमें कौन कौन से आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो जितने भी ऑफिशियल ट्रांजेक्शन्स होंगे, प्राइवेट ट्रांजैक्शन का मतलब नॉन ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, प्राइवेट ट्रांजैक्शन का मतलब नॉन ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। एक हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई कहते हैं, और एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल अकाउंट में 4 कंपोनेंट्स है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। पहला हो गया ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। ऑफिशियल ट्रांजैक्शन को हम लोग गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि एक कंट्री का गवर्नमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के गवर्नमेंट के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करती है उसे हम ऑफिशियल या गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे देखो, कंट्री एक्स जो है कंट्री वाई से उधार लिया, उधार एक कंट्री दूसरे कंट्री से उधार लेने का मतलब क्या है, वहाँ की सरकार उधार ले रही है, आपका ऑफिशियल ट्रांजैक्शन हो गया। इससे एसेट्स और लायबिलिटीज स्टेटस क्या होगा, चेंज होगा, पहले ही बोल चुका हूँ। तो ये हम लोग कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जब भी बच्चों स्टार्टिंग में बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाया जाता है। तो ये स्पेसिफिक पीरियड क्या होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च या जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो ऑफिशियल ट्रांजैक्शन हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंड है प्राइवेट ट्रांजैक्शन। प्राइवेट ट्रांजैक्शन को हम लोग कहते हैं नॉन गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन या नॉन ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। जैसे एक कंट्री का ट्रेडर दूसरे कंट्री के साथ लेन देन कर रहा है, जैसे कि मान लो इंडिविजुअल है एक कंट्री का, एक्स कंट्री का इंडिविजुअल का नाम ले लो, जैसे राम, वो दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट किया, यानी कि राम जो इंडिया का है अमेरिका में इन्वेस्ट किया, या जॉन जो अमेरिका का है इंडिया में इन्वेस्ट किया। ये कौन सा ट्रांजैक्शन होगा, प्राइवेट ट्रांजैक्शन। इसको भी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। एक होता है बच्चों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, और इसमें बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं कंट्रोल पर्पस। तो एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आप लोग सुने होंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एग्जाम्पल से समझ जाओ, आसान है। जब एक कंट्री में एक कंपनी क्या करती है, एक कंट्री का कंपनी दूसरे कंट्री का फैक्ट्री खरीदती है, ठीक है। तो फैक्ट्री खरीदने का मतलब क्या, जैसे कि मान लो इंडिया ले लो, और इंडिया का एक नामी कंपनी ले लो, बड़ी कंपनी ले लो, रिलायंस कंपनी। और ये क्या किया, मान लो यूएसए में जैसे न्यूयॉर्क ले लो। अब ये जो रिलायंस कंपनी है न्यूयॉर्क में एक फैक्ट्री परचेज करता है, या न्यूयॉर्क में फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसको कहते हैं बच्चों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो व्हेन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन्वेस्ट इन बिजनेस,
यानी कि एक कंट्री का रेसिडेंट या कंट्री का ट्रेडर जब दूसरे कंट्री के रियल एस्टेट, दूसरे कंट्री के बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, और इंटेंशन क्या होता है कि कंट्रोल हो, सिग्निफिकेंट कंट्रोल हो। सिग्निफिकेंट कंट्रोल का मतलब कि 10% या उससे ज़्यादा का स्टॉक हो उसके पास, वोटिंग स्टॉक हो। सिग्निफिकेंट कंट्रोल या इन्फ्लुएंस का मतलब कि अगर मान लो सपोज करो एक कंपनी ले लेते हैं जैसे रिलायंस कंपनी, और एक ले लो मान लो एक्स कंपनी। तो रिलायंस कंपनी क्या करती है, एक्स कंपनी का जो शेयर है 10% से अधिक शेयर खरीद लेती है, जिससे 12% शेयर खरीद लेती है। तो रिलायंस कंपनी जब एक्स कंपनी का 12% शेयर एक्वायर कर लिया, इसका मतलब तो उसके पास क्या आ गया, सिग्निफिकेंट कंट्रोल आ गया, इन्फ्लुएंस आ गया, तो 10% से ज़्यादा। तो जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के कंपनी में, दूसरे कंट्री के बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, और इस इंटेंशन से इन्वेस्ट करती है कि उस कंपनी में उसका क्या हो, सिग्निफिकेंट कंट्रोल हो, इन्फ्लुएंस हो, उसे हम लोग कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब कि वो कंपनी को हमने खरीद दिया एक तरह से। तो ये सिग्निफिकेंट कंट्रोल की पहचान कैसे करते हैं, तो आप उस कंपनी में 10% या उससे अधिक का शेयर खरीदो, यानी कि आपका ऑनरशिप क्या है 10% या उससे अधिक हो। अगर किसी कंपनी में ऑनरशिप 10% या उससे अधिक हो तो उस कंपनी पे सिग्निफिकेंट कंट्रोल, इन्फ्लुएंस माना जाता है। ठीक है बच्चों, यही तो लिखा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंटेंशन क्या होगा, कंट्रोल करने के पर्पज से हम उस कंपनी में क्या कर रहे हैं, 10% या उससे अधिक इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10% या उससे अधिक का ऑनरशिप खरीद रहे हैं, ताकि वो कंपनी हमारे सिग्निफिकेंट कंट्रोल में हो। ये हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन को भी हम लोग कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। फोर्थ हो गया पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में वही चीज़ है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बताया, लेकिन इसमें विदाउट कंट्रोल, कंट्रोल करना इंटेंशन नहीं है, यानी कि इन्वॉल्व्स द परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स सच एज स्टॉक्स, यानी कि एग्जांपल से समझो सीधा सीधी, बाइंग शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी, एक कंपनी का शेयर हम खरीद रहे हैं, या फॉरेन कंपनी में के बॉन्ड्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये हो गया आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मान लो आप इंडिया से में बैठे हो और अमेरिका के एक कंपनी का शेयर आप खरीद रहे हो, तो ये हो गया पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब किसी कंपनी का आप शेयर में खरीद रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जरूरी नहीं कि उस पर आपका कंट्रोल हो। कंट्रोल कब होगा, जब 10% या उससे ज़्यादा ऑनरशिप खरीदते हो। लेकिन यहाँ पे 10% या उससे ज़्यादा का ऑनरशिप नहीं खरीदा जा रहा है, लेस देन 10% के केस में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में बस यही फ़र्क है, दोनों सेम ट्रांजैक्शन है। बस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, सिग्निफिकेंट कंट्रोल होता है जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में सिग्निफिकेंट कंट्रोल नहीं होता है। और ट्रांजैक्शन या इन्वेस्टमेंट किसके बीच में हो रहा है, एक कंट्री का दूसरे कंट्रीज के साथ। तो ओवरऑल कैपिटल अकाउंट में 4 कंपोनेंट्स है जिसको हम लोग रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस्ड होगा, क्यों, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो बस जो लिखा है इसी को आपको आंसर में देना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड बिकॉज इट इज यूजेज अ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इसलिए बैलेंस होता है क्योंकि ये जब भी अकाउंट्स बनाया जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, तो किस सिस्टम को फॉलो करता है, डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है कि हर ट्रांजैक्शन को 2 बार रिकॉर्ड करते हैं, या हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक ट्रांजैक्शन को क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं जो इनफ्लो होगा, मतलब रिसिप्ट जो होगा। एक ट्रांजैक्शन को डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं जो आउटफ्लो होगा या पेमेंट होगा। तो दिस अकाउंटिंग मेथड इंश्योर्स दैट सम ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन इक्वल 0। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंश्योर करता है कि डेबिट और क्रेडिट क्या हो, इक्वल हो, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट विल ऑलवेज बैलेंस। डिफरेंसेज आता है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंसेज नहीं आता है, डिफरेंसेज आएगा, लेकिन वो डिफरेंसेज कैसे आएगा, जब कुछ एरर्स हो या कोई ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस होगा। मेन हमारा कीवर्ड आंसर क्या हो गया, ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के बेस पे काम करता है, या हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर। नेक्स्ट है करेंट अकाउंट का क्या फीचर है। तो करेंट अकाउंट में बच्चों क्या करते हैं, जितने भी विजिबल आइटम्स होते हैं, जो फिजिकल गुड्स
और जितने भी इनविजिबल आइटम्स होते हैं जैसे सर्विसेज, और साथ में क्या करते हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र को हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रिकॉर्ड करते हैं। तो जितना भी एक्सपोर्ट्स होगा गुड्स एंड सर्विसेज वो तो रिसिप्ट हो रहा है ना, पैसे का इनफ्लो हो रहा है, कहाँ रिकॉर्ड कर दोगे, क्रेडिट साइड। और जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट होगा उसमें पैसे का क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे। और यूनिलैटरल ट्रांसफ़र रिसिप्ट कर रहे होते, रिसिप्ट का मतलब इनफ्लो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, और यूनिलैटरल ट्रांसफ़र का पेमेंट होगा मतलब आउटफ्लो हो रहा है, कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, डेबिट में। तो ये करेंट अकाउंट का फीचर हो गया। कैपिटल अकाउंट का फीचर क्या है बच्चों, तो कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन तो बता ही दिए बच्चों, जो किसी कंट्री के एसेट्स लायबिलिटीज़ के स्टेटस को चेंज करे। तो अगर प्राइवेट लोन आप रिसीव करते हो तो यहाँ पे देखो इनफ्लो हो रहा है, उसको कैपिटल अकाउंट में कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में। और पेमेंट ऑफ प्राइवेट लोन आउटफ्लो हो रहा है, कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, क्रेडिट साइड। सेकेंड है कैपिटल रिसीप्ट को हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि इनफ्लो है, और कैपिटल पेमेंट को डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। कैपिटल रिसिप्ट का सीधा सीधी मतलब समझो कि दूसरे कंट्री से लोन ले रहे हो तो रिसिप्ट है, इनफ्लो हो रहा है पैसे का, क्रेडिट साइड। और कैपिटल पेमेंट का मतलब आप किसी को लोन दे रहे हो या आप दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका आउटफ्लो है, डेबिट में रिकॉर्ड होगा। लोन रिसीव बाय गवर्नमेंट रिसीव्ड है बच्चों, क्रेडिट साइड। और लोन रिपेमेंट बाय गवर्नमेंट कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, डेबिट साइड। तो ये कैपिटल अकाउंट का फीचर है। तो ये था बच्चों हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखकर आप इसको समझने का कोशिश करोगे। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ जाएगा। आप लोग इसका नोट्स बना लोगे, जो हमने ये आपका नोट्स दिया है या जिस PDF से हमने पढ़ाया है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है बच्चों, तो मेहनत करने से पीछे मत हटो। तो चलो बच्चों, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।